अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आ रहे हैं और जब तारीख का भी अब कुछ टेंटेटिव सा ऐलान हो गया है कि जनवरी 2024 में अब इलेक्शंस होंगे, फौरी तौर पर तमाम जो सियासी जमातें हैं इलेक्शन मोड में जाती हुई नज़र आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी ये एक सियासी लैंडस्केप को किस तरह से बदलेगा और क्या बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, ये मामला ये एक बहुत अहम फैक्टर है। और फिर 9 मई के हवाले से जो पूरी एक कार्रवाई चल रही है जिसके हवाले से तमाम इतराफ़ से ये बातें सुनने में आ रही हैं। अब तो निगरान वज़ीर आज़म भी एक बार फिर इसको कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि तमाम लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा और ये बात उन्होंने की है। इस फैक्टर का भी सियासी मंजरनामे पे या लैंडस्केप पे क्या असर होगा, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर समझे जा रहे हैं जो जनवरी 2024 से पहले पहले जो सियासी हालात बनेंगे और जो इलेक्टोरल एक लैंडस्केप बनेगा उस पर असरअंदाज होंगे। इस सवाल पर भी मजीद रोशनी डालेंगे क्योंकि कल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब प्रेस टॉक करते हुए नजर आए और प्रेस टॉक में कुछ 21 अक्टूबर की जो तारीख दी थी, एक तो उसके ऊपर दोबारा एम्फेसाइज किया गया और अगर एक नई बात जिसको हम कह सकते हैं कि एक नई बात थी उस प्रेस टॉक में, वो ये बात थी कि उन्होंने अब जगह का भी या जो वेन्यू है उसका भी ऐलान कर दिया कि मीनार पाकिस्तान पे जैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो एक अजीम उल शान जलसा होगा। इसके ऊपर भी नाजरीन बहुत लोग कह रहे हैं कि इफ्स एंड बट्स हैं, कयास आराइयाँ बहुत ज़ोरों शोर से हैं, उनके ऊपर थोड़ी रोशनी ज़रूर डालेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नाजरीन नए फॉर्म्स के हवाले से कुछ मज़ीद तरामीम हैं जो कि तजवीज़ की हैं, उनके बारे में बात करना खासा अहम होगा। आपको याद रहे इलेक्शंस एक्ट 2017 के बाद से हमने देखा था कि बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई थी और जो इलेक्शंस का जो फॉर्म था उसको उस ज़माने में आर्टिकल 62, 63 से और हल्फनामे से गोया मुंसलिक कर दिया गया था, तो हर किसी को सच बोलना पड़ा था। अब इस हवाले से इन अहवाल पर अभी फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने जो बातें या जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो कुछ देखिएगा। इलेक्शन कमीशन ने नए फॉर्म समेत इलेक्शन रूल्स में 18 तरमीम तजवीज़ की हैं। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के लिए बैंक अकाउंट खोलें, ताहम बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चलान और जो वाउचर है समेत हर अदायगी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इलेक्शन दरख्वास्त 1 लाख रुपए के साथ जमा कराई जाएगी। किसी और शख्स को इलेक्शन अखराजात करने की इजाज़त देने पर उसकी तमाम तफसीलात जमा करवाना होंगी। उम्मीदवार आरओ को इलेक्शन अखराजात के साथ इलेक्शन मुहिम की फाइनेंसिंग के हवाले से भी तफसीलात देगा और आगाह करेगा। आरओ मुस्तरद शुदा वोट को उम्मीदवार और इलेक्शन एजेंट की मौजूदगी में ही खोलेगा। आरओ अबूरी और हतमी नतीजे के फॉर्म 48, 47 और 49 पर खुद तैयार करके सील करेगा। इलेक्शन अखराजात के लिए 2 नए फॉर्म्स नाजरीन यानी कि 67 और 68 भी शामिल किए जाएंगे। उम्मीदवार की मुल्क बैरून मुल्क गैर मनकूला प्रॉपर्टी, खरीदे गए असासों की तफसीलात भी जाएंगी, इसमें दी जाएंगी। उम्मीदवार की गाड़ियाँ, जेवर, बैंक या नकदी की तफसीलात भी फॉर्म में जमा करवाई जाएंगी। 10 लाख रुपए से ज़ायद अतिया देने वालों की तफसीलात भी देना होंगी जिन्होंने फ़ंड्स दिए होंगे या एक तरह से चैरिटी दी होगी। और सियासी जमात की फाइनेंसिंग के लिए नए फॉर्म 69 भी जो है वो शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, कुछ फाइनेंशियल मामलात को लेकर ऐसा मालूम होता है कि जो नई तजावीज़ हैं इलेक्शन कमीशन की वो मज़ीद स्ट्रिंजेंट होने जा रही हैं और उन्होंने यहाँ पर ज़रा चेक एंड बैलेंस रखा है। क्या मामलात इससे बदलेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी नहीं होगी, और क्या हर या फिर ये ऑन द अदर हैंड क्योंकि हर ही तकरीबन जो इलेक्शन है उसके बाद एक शोर व वावेला सा मच जाता है, इस दफ़ा क्या इस बहुत ही एक अनप्लेजेंट चीज़ से हम अवॉइडेंस इख्तियार कर पाएंगे? असल जो टेस्ट है वो निगरां हुकूमतों का ये टेस्ट है। इसके अहवाल पर बात करेंगे, सियासी एतबार से भी बात होगी और क्या मुश्किलात में घिरी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिडेम्पशन मिलेगी जनवरी 2024 से पहले। ऑल दिस आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तमाम मामलात पे एक अहम जमात का मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे अहम एलाई थी गुज़िश्ता PDM हुकूमत की और PDM पीपल्स पार्टी हुकूमत में, तो गोया ये कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत के ख़ात्मे के बाद या असेंबलीज़ के अख्तिताम के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर उनकी तरफ से फाउल क्राई किया जा रहा है कि अभी भी एक जमात फेवरेट है और दूसरी जमातों के हवाले से उनके पर काटे जा रहे हैं। ये सस्पिशंस, ये तमाम जो इंकशाफात किए जा रहे हैं इस वक्त पर क्यों किए जा रहे हैं, इन माहौल में क्यों किए जा रहे हैं
اور اس سے پہلے آیا, اس حوالے سے لب کشائی کیوں نہ ہوئی. بہت سارے اہم سوالات ہیں جو کہ آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے اس خصوصی گفتگو میں, ایکسکلوزیو ٹاک میں. سید نیر حسین بخاری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, سیکنڈرل آف دا پاکستان پیپلز پارٹی. تمام معاملات پہ ایک بہت لرنڈ اوپینین اپنی پارٹی سے لیڈرشپ کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم سر, تھینک یو فار گریسنگ دا شو. آپ سے بہت ساری باتوں کے احوال جاننے ہیں سر نیر صاحب, لیکن بات کا آغاز غالباً یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کے ساتھ ہم غالباً کرنا چاہیں گے کہ ابھی یہ تمام باتیں پیپلز پارٹی کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو جو چیزیں محسوس ہو رہی ہیں آپ ان کا کھل کر ایک اظہار کر رہے ہیں, لیکن تب تک اب سے چند دنوں تک تو آپ حکومت میں بھی تھے, اقتدار میں بھی تھے, اور اس بہت کوئلیشن پوری جو تھی اس کا ایک بہت ہم آہنگی سے آپ لوگ حصہ تھے. تب ان معاملات پر آپ لوگوں نے ان ریزرویشنز کا اظہار کیوں نہ کیا سر؟ تھینک یو ویری مچ. گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم الائنس میں تھے, گورنمنٹ میں تھے, ہم الیکشن الائنس میں نہیں تھے. الیکشن ہر جماعت نے اپنے مینیفیسٹو پہ اپنی آئیڈیالوجی پہ کنٹیسٹ کرنا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی آئیڈیالوجی پہ اپنے پروگرام پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے. اور یہ ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ پوسٹ گورنمنٹ جو ہے کہ ہمارا اتحاد ہوگا, نہ تو انڈرسٹینڈنگ تھی نہ کمٹمنٹ تھی. تو پیپلز پارٹی کی قیادت کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے مینیفیسٹو پہ اپنی آئیڈیالوجی پہ اپنے پروگرام پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. جو ہارڈشپس ہم نے فیس کیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران, آبویسلی اس کا اظہار کرنا, ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو نوٹس لے, بالخصوص پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے لیے بھی, اور پھر جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے ان کے بھی لی. تو ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی صرف اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے, اور کسی کو اس وجہ سے اگنور نہیں کرنا چاہیے یا کارنر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کسی اے یا بی کی فیوریٹ نہیں ہے یا فیوریٹزم میں نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے, اور اسی طرح کیئر ٹیکر کی بھی یہ ذمہ داری ہے. انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے, اس کی معاونت یہ کریں, ان کو اسسٹ یہ کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ یہ کریں. وہ کسی ایک جماعت کو, اور ہم نے گلہ اس لیے نون سے کیا کیونکہ جو موجودہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ نومنی ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور راجہ ریاض صاحب کے, جو راجہ ریاض صاحب اب پاکستان مسلم لیگ میں بھی شامل ہو گئے ہیں. تو ہمارا گلہ تو بنتا ہے کہ آپ مینیج کریں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کنونس کریں, آپ ان کو بتائیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. ایک گزارش کا جواب ضرور فرمائیے گا, اگر وہ نومنی ہیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے, تو وہ آپ کے بھی نومنی نہ ہوئے, کیونکہ اس وقت تو جب یہ نومینیشنز دی جا رہی تھی, نام دیے جا رہے تھے, آپ الائنس میں تھے. بالکل, وی ایگریڈ ٹو اٹ نا, لیکن یہ تو کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہماری تو نہیں تھی. نہیں, لیٹ می ایکسپلین اٹ ناؤ پلیز. کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ ذمہ داری لیڈر آف دی ہاؤس کی ہے. وی آر ناٹ سپوزڈ ٹو گیو ایڈوائس. یہ علیحدہ بات تھی کہ ہم الائنس میں تھے تو ان مروتاً ہم کو اعتماد میں لیا, تو ہم نے کہا ہم تو حصہ تھے نا اس الائنس کے جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی. آبویسلی ہم نے کہا, لیکن نام تو پروپوز کیا وہ تو فارمر پرائم منسٹر نے کیا, اور فارمر پرائم منسٹر کی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی کی تو کوئی نمائندگی نہیں. اس میں اگر جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, ابھی ریسنٹ جو اوتھ ہوئی ہے فواد حسن فواد کی, تو ایوری بڈی نوز کہ فواد حسن فواد کون ہے, بخاری صاحب کون ہے. سملرلی اور منسٹرز ہیں, وزیر اعظم جواب بھی دے چکے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اختلاف کیا تھا احد چیمہ صاحب پر اور فواد حسن فواد. تو نے کہا ہے کہ وہ تو کبھی بھی پی ایم ایل این کا حصہ نہیں تھے, اور یہ بات بھی درست ہے, مطلب وہ تو بیوروکریسی کا حصہ تھے نا. یہ دونوں بیوروکریٹس ہیں, فارمر بیوروکریٹس. بیوروکریسی نہیں, بالکل بیوروکریسی ورکنگ انڈر دی ونگز آف میاں نواز شریف اینڈ شہباز شریف فار اے لانگ ٹائم. جی, اور پھر فار اے لانگ ٹائم, اور پھر
they were accused in certain cases. They were accused in certain cases along with Nawaz Sharif साहब and Shahbaz Sharif साहब. So that their nexus तो उनका बनता है कि नहीं बनता nexus. Go and ask anybody. एक कॉमन आदमी से पूछ लें कि फवाद हसन फवाद का अहा चीमा साहब तो सर मुझे याद पड़ता है बड़ा क्लियर. और अभी की ये रीसेंट पास्ट की बात है कि आपकी काबीना का भी वो हिस्सा थे जिसमें बिलावल साहब जो हैं वो वजीर खारजा थे. उस काबीना में भी तो थे अहा चीमा एटलीस्ट. तो आपका एतराज एग्जैक्टली किन फुटिंग्स पर है इन दो हजरात को लेकर? काबीना जी नहीं बात मेरी ये सुन लें कि काबीना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई थी या शहबाज शरीफ ने बनाई थी? ये चॉइस किसकी बनाई थी? एंड इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन के टेकर भी जो कैबिनेट बनती है वो भी प्राइम मिनिस्टर प्रपोज करता है. और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसने प्रपोज किया और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करता है. जी. तो हम ये कहते हैं कि जब लेकिन हम ये कहते हैं जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं इनमें आप देख लें कि वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे पंजाब में वो कंटिन्यू कर रहे थे. इलेक्शन कमीशन को कहा कि जो तो एलोकेशन से पहले ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनको तो ठीक है और सूरत हाल है, लेकिन जाते जाते अगर आप फंड एलोकेट कर गए हो अपने कैंडिडेट्स को तो वो तो नहीं चलने चाहिए. ये तो हमारा हमने सिंध में कहा, हमने कहा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स वो जो फ्लड अफेक्टेड है, जो फ्लड अफेक्टेड है उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए मकानात पिछले साल से शुरू हैं. उसके लिए फॉरेन डोनेशंस आई हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डोनेशंस दी हैं, वो तो कंटिन्यू करते हैं. वो भी पाबंदी लगा दी उन्होंने, वो भी हमने मुतालबा किया ICP से, तो फिर वो पाबंदी हटाई. हमरा बिलावल भुट्टो साहब के तो वो तो एक तरह से खुद एंडोर्स भी करते रहे हैं उन तमाम चीजों को, प्रोजेक्ट्स को. तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों पाबंदी लगा दी, केयर टेकर्स ने क्यों पाबंदी लगाई. हमने मुतालबा किया कि वो पाबंदी हटाएं. और वो फिर तो हटी. एक और अहम बात है, इलेक्शन हम अपनी बुनियाद पे लड़ेंगे. आपने चूंकि ना ये दो बातें इसमें की हैं, मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए और थोड़ा इसको मजीद ओपन अप करने के लिए आपसे पूछती हूँ. यही आपका एतराज क्या निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब पर भी है? क्योंकि आपने अपने कमेंट में मुरवतन का लफ्ज एक इस्तेमाल किया. आपने कहा मुरवतन हमने उनके नाम को एंडोर्स कर दिया जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर PM उनके नाम को रेकमेंड किया था. आपका वरना इख्तिलाफ था इस नाम पे सर? नहीं, इख्तिलाफ तो नहीं था, लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि मोना ये कोलिशन गवर्नमेंट थी. 174 मेंबर्स थे, 11 जमातें थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और मेजॉरिटी डिसीजन को एक्सेप्ट करती है. जो गवर्नमेंट के अलाइज पार्टी थे उसकी मेजॉरिटी के डिसीजन को आप कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं? आप यानी यू चोज टू गो विद द मेजॉरिटी, आप कह रहे हैं. मेजॉरिटी आपका इख्तिलाफ है इनसे या नहीं है सर? इसका मुझे हाँ या ना ऑब्वियसली है. नहीं, इख्तिलाफ वो दैट्स अनदर इशू. मतलब आप माजी को मत करे दें, लेट्स मूव फॉरवर्ड. जो माजी में हो गया, आगे मुस्तकबिल देखें कि इंतखाबात फ्री फेयर होने चाहिए. जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है ना बेशक वो फुलफिल करनी केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है और वो इलेक्शन कमीशन का काम है. सर एक और अहम बात है, आपने चूंकि दो हजरात की तरफ आपने इशारा किया और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी का एतराज बहुत बरमला तौर पर आ चुका है इन दो के हवाले से, अहाद चीमा और फवाद हसन फवाद. आपने कहा कि तमाम वो लोग हैं जो बहुत क्लोजली काम करते रहे हैं. तो सर मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि निगरां वजीर इत्तलात हैं, आई क्लियरली रिकॉल एंड ऑल ऑफ अस डू कि वो पीपल्स पार्टी के टाइम पे DG रेडियो भी थे और आपके साथ भी उनके बहुत अच्छे एक तरह से मरासिम हैं. पीपल्स पार्टी के साथ बीवी शहीद के साथ भी थे. उन्होंने भी आज एक बात नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से की है. मैं गुजारिश करूंगी उनकी बात आप सुनिएगा और उन पे भी एज अ केयर टेकर मिनिस्टर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ भी लाइक माइंडेड है. सुनिएगा उन्होंने आज क्या कहा है. मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और वो एक बहुत बड़ी सियासी दिमाग के कायल हैं. जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए. इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए. वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आईन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा. जी बुखारी साहब,
Any comments on this please? وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کوئی جیل کی دیواریں تو توڑ کر نہیں گئے ہیں, ان کو حکومت نے بھیجا تھا اور وہ بہت بڑے لیڈر ہیں اس ملک کے. دیکھیں پہلی گزارش ہے, میں تو ان کی ساری گفتگو میں سن نہیں پایا. there was total distortion in that. مجھے اگر آپ ریپیٹ کر دیں جی کہ سولنگی صاحب نے کیا فرمایا then I'll comment. انہوں نے یہ کہا نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر تو ملک سے باہر نہیں گئے, وہ ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور اپنی ایک بہت بڑی جماعت کے قائد ہیں, حکومت کی ہی مرضی سے ان کو باہر بھیجا گیا تھا. یہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے. اور یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ وہ سولنگی صاحب تو آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں نا, مطلب وائل انڈر پیپلز پارٹی گورنمنٹ وہ ڈی جی ریڈیو تھے, تو وہ آپ کے ساتھ ہیں لائک مائنڈڈ؟ دیکھیں جی لائک مائنڈڈ کی بات نہیں ہے, ان کی جو ایکسپرٹیز تھی جس کی بنیاد پہ ان کو لگایا گیا ڈی جی ریڈیو پاکستان, اور وہ پیپلز پارٹی کے نہ تو کبھی رکن رہے ہیں, نہ ہی آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی آفس ہولڈ کیا ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا. بیوروکریسی میں لوگ بالکل ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ایکسپرٹیز ہوتا ہے اس سے ہر جماعت اور ہر حکومت بینیفٹ لینا چاہتی ہے. ورنہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وہ کمٹمنٹ انڈرسٹینڈنگ وہ تو نہیں تھی. یہ تو کو ایکیوزڈ رہے ہیں, یہ ان کی ہینڈ اینڈ گلوز تھے ان کے سارے معاملات میں, تو ایوری بڈی نوز اٹ. سولنگی صاحب کو اس طرح تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سارے سول بیوروکریٹس بھی مختلف منسٹریز میں رہے ہیں, تو آپ ان سے یہ کہیں گے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کارکن تھے یا رکن تھے یا وہ تو ایک کریئر جرنلسٹ ہیں. سولنگی صاحب تو پرائمریلی ایک صحافی ہیں اور بہت پرانے صحافی ہیں. جی تو اس کی ایکسپرٹیز تھی نا, تو اس ایکسپرٹیز سے ہم نے بینیفٹ اٹھایا. اوکے, یعنی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی ایسے کوئی جگہ دے دی کہ چلو وہ ایک, آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کوئی خاص ایسے کوئی ہم آہنگی جیسے احمد چیمہ صاحب اور فواد حسن فواد صاحب کی کلوزنس ہے یا تھی نون لیگ سے, آپ کہتے ہیں اس طرح کی سولنگی صاحب کی کبھی بھی نہیں رہی پیپلز پارٹی سے؟ قطن نہیں جی, قطن نہیں. پاکستان میں دیکھیں نا 24 کروڑ عوام میں, اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس میں بندہ بالکل چوز کرتا ہے کہ جس کی پرفارمنس سے, جس کی کریڈیبلٹی سے قیادت مطمئن ہو, ان کو مختلف عہدوں پہ فائز کرتی ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جیل توڑ کے نہیں گئے, بلا شبہ وہ درست کہتے ہیں کہ کورٹس کے آرڈرز پہ وہ باہر گئے ہیں, ایگزیکٹو کے آرڈرز پہ نہیں بلکہ کورٹس کے آرڈرز پہ وہ باہر گئے. اچھا, کورٹس کے آرڈر تب ہوئے کہ جو ٹیم لیگ جو ڈاکٹرز کی ٹیم نے اپنی اوپینین دی, جو عمران خان کی گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز تھے جو ان کے اپنے ہاسپٹلز کے تھے, انہوں نے کہا ان کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, اور اسی بنیاد پہ میڈیکل گراؤنڈز پہ کورٹ نے ان کو ریلیف دی ایگزیکٹو نے. تو گورنمنٹ کی کنسنٹ تو تھی میاں صاحب کو باہر بھیجنے میں, اس میں کوئی شک و شبے کی بات تو نہیں ہے. بعد میں عمران خان واویلا کرتا رہا, ہم سے جھوٹ ہوا, ہم سے فراڈ ہوا, تو پھر وہ پکڑے نا اپنے ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے ڈاکٹرز نے اوپینین دی, اور ڈاکٹرز کو میاں نواز شریف کے ڈاکٹرز نہیں تھے, وہ شریف ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نہیں تھے, وہ الشفا کے تھے یا اس کے تھے شوکت خانم کے تھے, اس کی گورنمنٹ کے تھے, تو دے آر ریسپانسیبل نا. بلکہ یاسمین راشد صاحبہ بھی ان میں سے ایک تھیں, تو وہ تو گورنمنٹ سے ریلیف لے کے. صحیح بات ہے. تو آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن بنیادوں پہ ان کو بھیجا گیا وہ تو بہت زیادہ ان کے اوپر شور و واویلا بلا وجہ ہے. آپ نے یہی کہا کہ ان کو صحیح بات ہے, لیگلی بھی ان کو باہر بھیجا گیا اور کابینہ نے بھی انڈورسمنٹ کی. یہ فرمائیے گا اب جب واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کی, اور حفاظتی ضمانت کا کہا جا رہا ہے, پھر 21 اکتوبر کی تاریخ کی بھی بات ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ ہنگامی طور پہ لنڈن بھی گئے ہیں, لیکن کل وہ پریس ٹاک کر کے کہہ رہے ہیں نہیں ہم 21 کو ہی واپس آ رہے ہیں, یعنی نواز شریف صاحب. اس کے بارے میں ہاؤ ڈز دا پیپلز پارٹی فیل اباؤٹ اٹ؟ اچھی بات ہے. پاکستان کی ایک اہم پولیٹیکل پارٹی کے وہ رہبر ہیں, رہنما ہیں, وہ پاکستان میں آ کے اپنا سیاسی کردار ادا کریں. پیپلز پارٹی وڈ ویلکم اٹ. میرے چیئرمین نے کہا کہ آئیں اپنے ملک میں اپنا سیاسی کردار ادا کریں. ہاں جی, جہاں تک ڈیٹ کا معاملہ ہے, چاہیے آتے کے ساتھ ہی, یا پھر ان کو اپنی سزا ہی کنٹینیو کرنی چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے ہی شوڈ بی اے فری مین ونس ہی از بیک؟ نہ میں ان کو جیل میں بھیج سکتا ہوں, نہ میں نکال سکتا ہوں.
law has to take its course. जी. Whatever law says, law of the land says, but he has to face that. And you being a very learned lawyer, sir, आपका इस पे क्या ख्याल है कि कानूनी तौर पर क्या तकाजा है उनकी वापसी के बाद? लेकिन he has got a legal team. उनको तो लीगल टीम एडवाइस करती होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब अभी एक कन्विक्टेड है और उनकी जो सेंटेंस सस्पेंड हुई थी फॉर अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड हुई थी, वो पीरियड लैप्स कर चुका है. ऑब्वियसली जब आएंगे वो सरेंडर करें या वो प्रोटेक्टिव बेल लें, ये उनकी लीगल टीम इनको एडवाइस करे. लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि जो कानून के तकाजे हैं उन तकाज़ों के मुताबिक उनको अमल करना चाहिए. वेरी फेयर सर. एक बहुत अहम बात जो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रही है और बतौर तनकीद आ रही है पीपल्स पार्टी की तरफ, वो ये है कि आप लोग इक़्तिदार में, आप लोगों ने तमाम जो इक़्तिदार के प्रिविलेजेस थे वो भी आप लोगों ने देख लिए इस हुकूमत के साथ, और PMLN कहते हैं उस वक्त भी आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िम्मा नहीं लेते थे तमाम तर मामलात का. आप कहते थे ये प्राइम मिनिस्टर तो नून लीग के हैं. ये फरमाइएगा, अब ये इसकी बात भी कर रहे हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप की गोया स्ट्रेटजी है, क्योंकि जरदारी साहब भी शुजात साहब से मिले हैं और उन्होंने भी रिपोर्टेडली यही कहा है कि आप महाजराई ना करें और थोड़ा मामला ठंडे रखें नून लीग के साथ. देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तलखियों पे बिलीव नहीं करती. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस मुल्क में चाहती है, कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पॉलिटिकल फोर्सेस के पास होना चाहिए. और आपको माजी आपके सामने है कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया तो इनिशिएटिव तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का था. और फिर हमने 2008 में भी जो गवर्नमेंट बनाई, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई, तो पीपल्स पार्टी तो समझती है कि पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिशियंस दे मस्ट लर्न कि उनको कि माजी में क्या होता रहा और मुस्तकबिल में वो चीज़ें नहीं दोहरानी जानी ये नहीं है. एक बात, जो शुजात साहब मुल्क के मोतबर पॉलिटिशियन हैं और हमारे राब्ते उनके साथ बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट जब ये गवर्नमेंट बनी 2022 में अप्रैल में, तो उनका एक भाई वो अपने MNAs को लेके चला गया, तो चौधरी साहब के MNAs पीपल्स पार्टी में रहे और अलायंस के गवर्नमेंट में रहे और उनकी मिनिस्ट्रियाँ उनके पास थी. तो दे एंजॉयड दैट गवर्नमेंट या दे आर रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. और पीपल्स पार्टी तो गुफ्तो शरीत पे बिलीव करती है और हम तलखियाँ पैदा नहीं करना चाहते, तलखियों से इज्तनाब करना चाहिए. पॉलिटिकल प्रोसेस. लेकिन सर ऐसा, मैं आखिरी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसा इसके बरक्स होता हुआ आपके जो करते हैं नून लीग के जो आपकी तरफ के जो सीनियर लीडरान हैं, यानी कि आप ही की तरह के सीनियर्स हैं इन देयर पार्टी, वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा. आप कहते तो हैं कि तलखियों पे यकीन नहीं है, लेकिन बिलावल साहब तो बरमला कह रहे हैं कि जो पूरा इलेक्शन है वो एक तरह से गोया फिक्स्ड सा नजर आ रहा है और मामलात PMLN की फेवर में बहुत फिक्स्ड नजर आ रहे हैं. तो इससे महाजराई बढ़ रही है सर, ऑब्वियसली से बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही. ऑब्वियसली कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के पास लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. तो उसका जिम्मेदार कौन है? पहली बुनियादी बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जिम्मेदार है और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है. लेकिन हम ये साथ समझते हैं कि नून लीग की लीडरशिप को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए कि दे शुड नॉट हैव टेकन ऑल दीज बेनिफिट्स. अगर उनको बेनिफिट को देता है तो दे शुड से कि फेयर प्ले होना चाहिए. सर हम तो फेयर प्ले पे बिलीव करते हैं. बेनिफिट्स जो उनको दिए उन्होंने, नून लीग ने उसकी हामी भर ली है और उन्होंने रिफ्यूज नहीं किए, बेनिफिट्स उनको वाकई दिए जा रहे हैं. अब आप ही देखिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, व्हाट इज दैट? ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं? बहुत अहम आपने बात की. सिंध में ब्यूरोक्रेसी को चेंज करते हैं और पंजाब में आप चेंज नहीं करते. आप चेंज आज भी गवर्नर उनका बैठा हुआ है. ठीक है, पंजाब में गवर्नर नून का बैठा हुआ है. पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध में नहीं है. पीपल्स पार्टी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं है. KPK में हमारा गवर्नर नहीं है. दीगर जमातों के हो सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का गवर्नर किसी प्रोविंस में मुझे बता दे कोई बैठा हुआ है. इसलिए हम कहते हैं फेयर प्ले होनी चाहिए.
اہم بات آپ نے کی ہے کہ اگر کوئی مراد دی بھی جا رہی ہیں تو نون لیگ کی لیڈرشپ کو چاہیے اس کو ریفیوز کر دیں، جو کہ آپ کے ویو میں ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. تھینکس الاٹ نیر حسین بخاری صاحب فار یور وائز ورڈز. اور ناظرین اس سیگمنٹ نہیں تھا، اگلے سیگمنٹ پہ جب واپس آئیں گے تو بہت اہم ایک اور نقطہ نظر پہ روشنی ڈالیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان مشکلات میں جن میں گھری ہوئی ہے ان سے نکل پائے گی یا پھر مزید مشکلات آر ان ویٹنگ فار دیم. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور بہت اہم اینگل پہ نظر ڈالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس ہمارے خصوصی سیگمنٹ میں، خصوصی ٹاک میں، جب ہم بات اس حوال سے اور ان احوال پر کریں گے کہ کیا تحریک انصاف جو کہ بہت عرصہ دراز سے اب مشکلات میں گھری ہوئی نظر آتی ہے، یکے بعد دیگرے پارٹی کے اہم ترین لوگ جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ پارٹی سے نہ صرف علیحدہ ہو گئے بلکہ دیگر جماعتوں میں بھی شامل ہو گئے، اور ابھی ایک کیسز کا گویا ایک انبار ہے جس کا سامنا اس جماعت کو کرنا ہے. جماعت کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، جیل میں ہیں، اور توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ جیل میں ان کو سزا ہوئی ہے باقاعدہ، جس کے حوالے سے وہ اس وقت جیل میں ہیں. اپیلز وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن دیگر بھی بہت متعدد کیسز ہیں جن کے احوال پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. لیکن ناظرین یقیناً ہوگا وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، اور کیا مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا یا پھر ان سے کچھ پیچھے ہٹنے کا یا کچھ ٹائم آف لینے کا، کوئی آئس میلٹنگ کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. تمام معاملات پہ آج کل ایک بہت پرٹیننٹ آواز کے ساتھ ہم بات کریں گے اس ہمارے سیگمنٹ میں. محمد علی دورانی صاحب، سابق وفاقی وزیر، سابق سینیٹر، پاکستانی سیاست میں آج کل ایک بہت منفرد ایک اپنا بلند و بانگ ایک اپنا موقف رکھتے ہیں اور ایک رول بھی ادا کرتے ہیں. ویلکم سر، آپ کو بہت بہت خوش آمدید. دورانی صاحب، بات بہت ساری ہیں باتیں سر کرنے کو، لیکن میں آغاز کرنا چاہتی ہوں، آپ اگر اجازت دیں. وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جس سے ہم شروعات کرتے ہیں. سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے. الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پروسیس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے، نہ ایسی کوئی تیاری ہے. اگر کوئی خود ہی پیرانوائڈ ہو کر فیل کر رہا ہے اور انسیکیور ہوا ہے تو اب اس کا کیا علاج؟ یہ جینڈر بیسڈ چیزیں نہیں ہوتی. ہم چاہے جو بھی مرد یا خاتون اس قسم کے عمل میں شامل ہوا ہے اس کو قوانین کے تحت ہم پرسو کریں گے. نہ ہم کسی کانگریس مین کو جواب دے ہیں، نہ ہم کسی بیرونی حکومت کو جواب دے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ. بہت دلچسپ سر بیان تھا یہ نگراں وزیر اعظم کا. انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 9 مئی والے واقعات پہ مرد اور عورت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے، ہر کوئی قانون کے انڈر ویسے ہی آتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ان سے وہ سوال تھا جو خواتین کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ جو جیلوں میں قید ہیں کافی عرصے سے، کافی دنوں سے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ کانگریس مین کو جواب دیں نہ ہم امریکہ کو جواب دیں. ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے اس پہ کاکڑ صاحب نے، نگراں وزیر اعظم نے. یور ٹیک سر، مشکلات بڑھ رہی ہیں اس جماعت کے لیے یا ہو سکتا ہے کچھ کمی آ جائے ان میں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو مجموعی ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر اس کا آپ ٹوٹل میں انالیسس کریں، بارنگ اسائڈ دا لاسٹ پارٹ آف اٹ، اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کے پروسیس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا حق دیا جائے گا، اور نہ کوئی اس کو روکنے کا ارادہ ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا ہے. میں ان کی اس سٹیٹمنٹ کو بالکل ایک فیکچول اور حقیقی سٹیٹمنٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ ابھی تک کہیں بھی کوئی بھی ایسا اقدام حکومتی کسی ادارے کی جانب سے نہیں ہوا جس کے نتیجے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دیا جا رہا ہو یا اس کو الیکٹورل پروسیس سے آؤٹ کیا جا رہا ہو. یہ ایک ہے.
जहाँ तक सवाल है लास्ट पार्ट का, वो उन्होंने जिस जगह गए हुए हैं वहाँ के तनाजुर में उन्होंने जो बात की है ख़वातीन के रेफरेंस से, मेरा तो बहरहाल ख़वातीन के बारे में डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं समझता हूँ यकीनी बात है कानून से तो कोई भी बालातर नहीं है, मर्द हो या ख़वातीन हो, उसने भी कानून के आगे जवाबदेही देनी है। लेकिन कानून जो है उसका अपना एक प्रोसेस है, और कानून बगैर एविडेंस के किसी को सज़ा कभी नहीं देता और ना देगा मुझे लगता है। तो इसलिए कानूनी प्रोसेस जब भी गुजरता है तो इंसान को इंसाफ मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस मुल्क में चलता रहे, जमहूरियत मुल्क में चलती रहे। जमहूरियत रहेगी तो जो पार्टी इक़्तिदार में है वो दोबारा भी इक़्तिदार में ना भी आए तो उससे अगली दफ़ा आ सकेगी, लेकिन अगर प्रोसेस ही आगे पीछे हो जाएगा तो फिर किसी के हाथ भी कुछ नहीं आएगा। बहुत सही बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने कानून की बालादस्ती की बात की है, और वो उनका हक है, और उनकी ड्यूटी भी यही है कि वो यही बात करें जो वज़ीर आज़म साहब ने की है। दुरानी साहब, ये बात भी मजीद फरमाइएगा कि काफ़ी लोग तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा अगले इलेक्शंस तक। कई नून लीग के लोग ये बात कह चुके हैं, राजा रियाज साहब जिन्होंने हाल ही में नून लीग ज्वाइन की है वो भी ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं। आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आपने ये बात की कि फैक्चुअली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है और इस तरह की बंदिश किसी जमात पे नहीं है, और जाहिर है जब हम किसी जमात की बात करते हैं तो हम पीटीआई की ही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये चीज़ें बता रहा हूँ, अब मेरे से ज़्यादा बड़ी आवाज़ ने भी यही बात कर दी है, वज़ीर आज़म साहब ने भी यही बात कर दी है जो मैं कर रहा था कि इस किस्म का कोई एविडेंस किसी के बारे में मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोनेंट पार्टी है उसको ख्वाहिश हो या उसको ये दिल करता हो या वो ये वाला एक मतलब ख्वाब देखना चाहें कि जी दूसरा जो है वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि सुंजियाँ हो जान गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, बस अगर इस किस्म की कोई सोच हो तो वो भी रखी जा सकती है। मुझे तो किसी पे कोई इतराज़ नहीं है, जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत के अंदर किसी भी जमहूरी पार्टी को किसी दूसरे पॉलिटिकल एंटिटी को पॉलिटिकल प्रोसेस में एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, और वो अख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। अभी तक एक ही वोट रह गया अवाम के पास, उनके अपने अख्तियार का बलदियाती वोट तो कभी आपने उनको दिया नहीं है। अब इलेक्टोरल प्रोसेस का वोट अगर उनके पास है, वो गुर्बत में मारे हुए लोग जो हैं अब वोट भी बेचारे दें तो वो भी फिर आपकी मर्जी से दें, वो भी ठीक है, आप कह सकते हैं। मैं तो आप ये कह रहे हैं कि ख्वाहिश तो हो सकती है ओपोनेंट की, लेकिन ये इसमें हकीकत कोई नहीं है कि पीटीआई का नामो निशान खत्म हो जाएगा। दुरानी साहब, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आती हूँ, और बहुत अहम कुछ सुनने में आ रहा है, वैसे इंकिशाफ तो नहीं, कि गुजरांवाला में कोई मुलाकात, और शहबाज शरीफ साहब एक नहीं 2 मरतबा इसकी तरदीद कर चुके हैं। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम बात है जिसके ऊपर दुरानी साहब का मौक़िफ़, मच अवेटेड मौक़िफ़ हम मांगेंगे। सुनिएगा, शहबाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला मुलाकात दूसरी दफ़ा तरदीद की है, और किन अल्फाज में की है मुलाहिज़ा कीजिए। गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे जी सर, दुरानी साहब, कोई कहते हैं मुलाकात की है गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब ने, और वो 2 दफ़ा तरदीद कर चुके हैं, और कई दफ़ा ये भी कह चुके हैं कि वो ना सिर्फ 21 को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे बल्कि मीनारे पाकिस्तान पे अजीमुल शान जलसा भी होगा। देखिए, मेरा तो देखिए बड़े अरसे से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला किया है कि मैं दूसरे की बात फेस वैल्यू पे लेता हूँ। अगर शहबाज साहब फरमा रहे हैं कि कोई नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है सारी कौम को यही समझना चाहिए कि कोई नहीं हुई। मियाँ साहब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, वो जलसा करेंगे, तो देखिए उनका आईनी कानूनी हक़ है। बस हम उनसे सिर्फ एक मैं ज़रूर दस्तबस्ता दरख्वास्त करूँगा कि वो माजी का इंतकाम, माजी का जो एहतसाब और माजी की जो सियासी रवायात हैं, काश कि उनको बाहर ही छोड़ के आएँ।
यहाँ पे अवाम के दुखों की बात है, यहाँ पे इस वक्त मसला अवाम की रोटी का है, बच्चों की फ़ीस का है, बिजली के बिल का है। इस वक्त ज़िंदगी और मौत का सवाल है इस मुल्क के बसने वालों का। वो ये चाहते हैं कि कोई लीडर आए। देखें, आप मुझे ये बताएं कि नेल्सन मंडेला जब इलेक्शन जीत के आया था तो उसके बाद उसने एहतसाब किया था या आम माफ़ी का ऐलान किया? अच्छा, जब फतह मक्का हुई थी उन लोगों को जिन्होंने कत्ल किए हुए थे, उसके बाद क्या वहाँ पे इंतकाम का बाजार और सरों की फसीलें बनाई गई थी या उसके बाद आम माफ़ी का ऐलान किया गया था? अच्छा, मतलब आम माफ़ी का भी ऐलान, मतलब आप इस तरह करें या ना करें, अगर ना भी करें, हाँ जी हाँ, लेकिन जो असल चीज़ ज़रूरत है इस वक्त, माफ़ी आप भले ना करें लेकिन कानून के दायरे में रह के करें, एहतसाब को बयान के ज़रिए ना करें। मेरा बड़ा इस पे रिजर्वेशन है। मैं किसी मुल्ज़म को मुजरिम नहीं कह सकता जब तक कि अदालत उसको मुजरिम डिक्लेयर ना कर दे। और मैं किसी भी ऐसे अक्यूज़्ड को अब माजी के वो वाक़यात जिनको आप किसी अभी अदालत में नहीं लेके गए, किसी को आपने अभी, आप खुद हम सियानों ने ये, तो सर मैं आपसे गुजारिश ये कर रही हूँ दुरानी साहब, आप उन्हें तजवीज़ दे रहे हैं कि वो वोट को इज्जत दो का बयानिया तर्क कर दें, घर छोड़ के आए? नहीं, मैं उन्हें कह रहा हूं कि वो वोट को इज्जत के साथ साथ अवाम को इज्जत देने का भी लेके आए और कानून को इज्जत देने का लेके आए। वोट को इज्जत देने का जो उनका बयानिया है वो तो बड़ा एक जायज़ बयानिया है, उसको हमने हमायत की हुई है उसकी हमेशा। मेरा जो बयानिया है वो ये है कि इंतकाम को बयानिया ना लाए, किसी किस्म का वो एहतसाब। अब माजी की क़यादत, माजी के एहतसाब, माजी के मुजरिम, माजी के कारनामों के बजाय अब हमें मुस्तकबिल के लीडर चाहिए, मुस्तकबिल के कारनामे चाहिए, मुस्तकबिल की खुशहाली चाहिए, मुस्तकबिल की रोशनी बहुत फेयर, वेरी फेयर सर। आपने कहा है कि वही आपने बात की, और जो भी आपने किसी कुछ मिलती जुलती सर तजवीज़ है। जहांगीर तरीन साहब ने भी कुछ गुज़िश्ता रोज़ पहले यही तजवीज़ दी थी नवाज शरीफ साहब को कि उनको नाम वगैरह नहीं लेने चाहिए थे जो उन्होंने बात की थी। हाँ, वो देखें जी, वो एहतसाब का नाम लेने से तो एहतसाब नहीं होता ना। एहतसाब अगर आपने करना है तो फिर आपको अदालत में जाना पड़ेगा, अदालत में आप जाएंगे तो फिर मुकदमा करना पड़ेगा, मुकदमा करेंगे तो एविडेंस लाना पड़ेगा, एविडेंस लाना अदालत का काम है या आपका भी काम। तो मतलब इस सारे अमल के नतीजे में आप अब मतलब इस वक्त अवाम को ब्लड प्रेशर हाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी, अब अवाम का हमने पेट चाक करके जो है दुश्मनों की अवाम को खुश करने की बातें की हुई। वेरी फेयर सर। दुरानी साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे आखिर में करना चाहती हूँ, चंद लम्हात हैं बिफोर वी क्लोज। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि कोई डील वगैरह मांगी जा रही है और बिल्कुल आप समझें कि वो मिनटों समाजतों पे उनके जो मुखालफीन कहते हैं वो आ गए हैं कि जेल से उनको निकाला जाए। टू योर नॉलेज ऐसी कोई बात है? देखें जी, मेरे नॉलेज में तो ये बात है कि उनके पार्टी के लोग जो इस वक्त बाहर हैं, जो उनके साथ हैं, जो बड़े इस्तकामत से उनके साथ खड़े हैं, वो इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें टकराव नहीं चाहिए। हम हर चीज़ को अदालत में फेस करने पे तैयार हैं और हम हर मामले के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हैं और इसी तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है। ये मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने उनकी पार्टी ने इस सारे इब्तला के अंदर ग्रेजुएट किया है और सदर साहब का भी यही था, उनका भी यही था। मेरा ख्याल ये है कि अगर सब पार्टियां इसी ट्रैक पे आ जाएं, हाँ, इसी ट्रैक पे आ जाएं तो इसके नतीजे में मुल्क की बेहतरी हो जाएगी। और अवाम इस वक्त बहुत दुखी हैं। अवाम इस वक्त, मैं तो आपको पता है इसी सारे प्रोसेस के अंदर जहाँ से गुजरता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं कि वो जी कोई रास्ता कड्डो के आपस में सुलह हो जाए। हाँ। तो अब तो सुलह का ज़माना है, मोहब्बत का ज़माना है। अभी मज़ीद दुख नहीं चाहिए हमें, हम प्यार चाहते हैं। सुलह का रास्ता तो मैं तो सर, सुलह का एक ही रास्ता होता है कि उम्मीद ना छोड़ो। ठीक है, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख। मतलब ये है कि इस वक्त हमें यही, अपने लीडर है सारे ना, अपने मुल्क के रहने वाले, का दामन थामे रखिए। अपने रहने वालों को आपस में अच्छे नोट पे इख्तिताम करना पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे वक्त का, मेरे पास वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया सर फॉर योर वाइज वर्ड्स। मोहम्मद अली दुरानी साहब से नाज़रीन हमने सेगमेंट में बात की। आपके देखने का शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।